नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर और मैं हूं आपके साथ जया भारती। चूँकि प्रभात खबर अपनी 40वें साल में प्रवेश कर चुका है और इस मौके पर बेहतर करने वालों को, समाज में बेहतर करने वालों को झारखंड गौरव सम्मान से नवाजा जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल सर जी। तो आज हम उनसे बात करते हैं। सर, आप एक बार अपने बारे में छोटा सा इंट्रो दे दें। अभी मैं प्रभात खबर के मंच पे हूँ और मेरा इंट्रो इसी बात से ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभात खबर ने ऐसा अवसर दिया है मुझे प्रोत्साहित करने के लिए कि उन्होंने अपने मंच पर बुला के मुझे सम्मानित किया है। तो जो कुछ भी मेरी साधारण सी कलम से लिखा गया है और जो कुछ भी मंचों पर मैंने गुनगुनाया है, ये उसी का प्रतिफल है कि प्रभात खबर जैसे प्रतिष्ठित अखबार ने संज्ञान में उसे लिया और मुझे प्रोत्साहित किया है। जी सर, आप बेहतरीन कविताएं लिखते हैं, युवाओं में आपका काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, तो कुछ 2 लाइन हमें गा के सुनाएं। एक छोटा सा गीत मैं आज के इस माहौल के लिए और अपने युवाओं के लिए ही मैं सुनाना चाहता हूँ कि तेरी मेरी सबकी बात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। हो अरे सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो उठाएंगे तो चंदा नहीं दूर, अरे चंदा नहीं दूर। पीपल महुआ शीशम और पलास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। तो इतिहास लिखने के लिए जो प्रोत्साहन की ज़रूरत है, उसको लेके यह कार्यक्रम आज हुआ था प्रभात खबर, जिसके लिए हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत खूब सर, बेहतरीन। अब समझ में आ रहा है मुझे कि क्यों क्रेज़ है इतना आपको लेकर के। सर, आपने ये जो सफलता हासिल की, इसके पीछे मतलब आपको कितने संघर्षों का सामना करना पड़ा? देखिए, अभी तो यात्रा जारी है। अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने कुछ हासिल किया है। ये एक यात्रा है और ख़ास करके जब मैं एक लेखक एक कवि हूँ, इसकी यात्रा तो निरंतर चलती रहती है। यहाँ पर कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर जाके आप कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, है ना। यहाँ पर ये चलते रहने वाली चीज़ें हैं। जब जब समाज को ज़रूरत, जिन चीज़ों को आप देखेंगे, जहाँ समस्याएं देखेंगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि अच्छी बातें हो रही हैं, जहाँ बुरी बातें हो रही हैं, हर जगह कलम खड़ी होगी। तो ये चलने वाली चीज़ें हैं। जहाँ तक संघर्ष की बात है तो देखिए, अब झारखंड से हूँ, संथाल परगना से हूँ, छोटे से गांव से हूँ। हाँ, छोटे से गांव के हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, रानी सोनावती कुमारी उच्च विद्यालय, हर हाई स्कूल। तो जो हाई फाई नहीं बल्कि हाई स्कूल से पढ़ के गांव से आते हैं, उनके लिए तो नौकरी के अलावा किसी भी क्षेत्र को अपने प्रोफेशन के तौर पर चुनना, यही सबसे बड़ा संघर्ष है। संघर्ष इसका नहीं है कि वो आर्थिक कितना है, संघर्ष इसका नहीं है कि आपके संसाधन कितने थे। संघर्ष सबसे बड़ा जो हो जाता है कि अगर आप एक युवा हमारे समय में पढ़ाई के अलावा, नौकरी के फॉर्म के अलावा अगर कुछ भी सोचता है, तो एक उस पर जो सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव रहता है, वो सबसे बड़ा संघर्ष होता है। तो खैर, मैं इस बात के लिए भाग्यशाली हूँ कि परिवार का दबाव मुझ पर नहीं रहा। समाज ने भी जब आगे बढ़ता हुआ देखा तो आज वो भी प्रोत्साहित करते हैं कि ये भी एक कैरियर हो सकता है। तो एक छोटे से गाँव से निकल कर, खेत की पगडंडियों से होकर सफलता के राजपथ पर अपनी सफलता को ढूंढने का जो संघर्ष होता है, वो जिसके साथ भी होता है, बस वही संघर्ष मेरा भी है। कोई अनोखा नहीं है, कोई नया नहीं है और इस बात के लिए कोई अफसोस नहीं है, इस बात के लिए रोना भी नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि छोटे से गांव से निकल करके इतने, आप भले ही नहीं मानते हो कि हाँ आपने सफलता हासिल की है, लेकिन आपको देखने वाले ज़रूर मानते हैं और ये बनना भी चाहते हैं। आप बहुतों के लिए एक मिसाल के तौर पर हैं अभी, क्योंकि अभी जैसा है कि गांव में डॉक्टर, इंजीनियर ज़्यादातर यही होते हैं पेरेंट्स, लेकिन इस फील्ड में आपका जो इंटरेस्ट कैसे जगा? देखिए, मैं यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली गया था और आप जब आईएएस यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें लिखना पढ़ना तो होता ही है शर्तिया तौर पे। तो वहाँ लिखने पढ़ने के अभ्यास ने, बाद में सोशल मीडिया के निकल के आने ने और सोशल मीडिया के दौर ने, जब वहाँ हम लोग हर घटना पर अपना लिखने लगे, विश्लेषण करने लगे, सोचने लगे, तो वो एक अभ्यास काम आया। और फिर जब नौकरी नहीं लगी तो लगा कि एक विकल्प, जब पढ़ा लिखा है उसको कहाँ वसूल करेंगे और समाज को किस माध्यम से सर्व करेंगे, समाज की सेवा किस माध्यम से करेंगे। अगर मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो क्या सरकार समाज को देने का रास्ता बंद? तो नहीं। तो फिर जो कलम, जो पढ़ाई आपको मिली है, उसी को एक रास्ता बनाया और हम लोग भी समाज को सर्व कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। जैसे क्रिकेटर भी समाज को कुछ दे रहा है, एक अभिनेता भी दे रहा है,
एक डॉक्टर दे रहा है, एक इंजीनियर दे रहा है, तो एक साहित्यकार भी समाज को दे रहा है। तो वहाँ से शुरू हुआ और फिर एक किताब लिखी मैंने, डार्क हॉर्स, और वो उस किताब ने मुझे बतौर लेखक जो पहचान दिलाई। और हिंदी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली वो किताब है, मिलियंस कॉपी, मतलब 10 लाख की कॉपी बिकना हिंदी में एक चमत्कार है, जो घटना है चमत्कारिक। तो ये मेरे पाठक, जो युवा पढ़ते हैं, जो बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देते हैं, जो अभिभावक मेरे साथ हैं, उन सब का दिया है। सर, क्या है डार्क हॉर्स किताब में, आपने किस बारे में लिखा है, सब्जेक्ट? 1 मिलियन मैंने कह दिया कि लोग पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आपने उसको पढ़ा नहीं, तो मेरी चोरी थोड़ी सी पकड़ी गई यार। मतलब मुझे लगता है कि और संख्या भी बढ़ानी होगी। लेकिन डार्क हॉर्स जो है वो सिविल की तैयारी करने वाले लड़के लड़कियों की कहानी है, जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में जाके। इंटरप्ट करना चाहूँगी, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और इतने लोगों ने पढ़ा, 1 लाख लोगों ने पढ़ा, मिलियन लोगों ने पढ़ा, कुछ तो है जो नहीं पढ़े हैं। तो मैं चाहूँगी कि जब वो देखें इसे तो वो भी जाने कि क्या है उस किताब में, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपके साक्षात्कार को थोड़ा सा, जो कहते हैं कि बिग बॉस टाइप बनाने का ही मैंने कह दिया आपको, और कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि वो मुखर्जी नगर में रह के तैयारी करने वाले लोगों की कहानी है, और चूँकि वो हर घर की कहानी है ना, वो कहानी घर घर की नहीं है जो आप सीरियल में देखते हैं। हर घर में जहाँ बच्चे और बच्चियाँ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहाँ भी एक सरकारी नौकरी, उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ नौकरी का सपना पलता है। तो वो उसी सपने की कहानी है, और इसलिए भी इतना शायद सफल भी है, इतना लोगों को वो खींचता भी है अपनी ओर, डार्क हॉर्स। सर, आप बतौर सोशल एक्टिविस्ट भी जाने जाते हैं, अब तक आपने क्या क्या काम किए हैं? देखिए, बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न नेताओं से पूछना चाहिए तो मज़ा आ जाए, है ना। एक साहित्यकार ऑब्जेक्टिविटी में कैसे बताए, वस्तुनिष्ठता में, कि उसने क्या किया है। अभी तत्काल मेरा काम जो है विविध विषयों पर लिखना, क्योंकि सबसे ज़रूरी है, जैसे अखबार अलग जगा रहा है, उस तरह साहित्यकार को भी एक समानांतर मसाल लेके चलना होता है। तो एक साहित्यकार आपके पत्रकार के साथ साथ, आपके अखबार के आंदोलन के साथ साथ अगर समानांतर रेखा में चलेगा, तब जाके वो सारी चीज़ें निकल आ पाएंगी। क्योंकि समाज बहुत बड़ा है, परिधि बहुत बड़ी है, आबादी बहुत बड़ी है, जैसा कि आपने कहा। तो वहाँ पर हम लोगों का भी काम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम भी समाज की समस्याओं को उठाएं। तो ये है कि पहले तो लिख रहा हूँ सिविल सेवा के सिलेबस के परिवर्तन को लेकर। आपने सीसेट का आंदोलन एक सुना होगा, तो सिविल सेवा में सीसेट के आंदोलन को उसमें बड़ी भूमिका निभाने का मुझे अवसर मिला था, तो वो हम लोगों ने किया। अभी जो आईएएस में अटेम्प्ट बढ़ा है, हर कैटेगरी के लिए 2-2 साल का 2-2 अटेम्प्ट जो बढ़ा है, उस आंदोलन को करने में अपनी भी भूमिका रही। इसके अलावा अब जब सड़क किनारे, कहीं नदी किनारे रेत उठता है, तो हम लोग बालू का आंदोलन खड़ा करते हैं। जब कहीं सड़कों पर, सड़क पे गड्ढे पड़ जाते हैं और लगता है कि सरकार उदासीन है और दुर्घटना होते देखते हैं, तो सड़क के आंदोलन में खड़े हो जाते हैं, है ना। तो जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है, मतलब लेखन जो है वो असल में समाज सेवा ही है। बिल्कुल सही बात है। आप खुद एक युवा ही हैं अभी, और तो फिर भी मैं चाहूँगी कि आप नहीं, बिल्कुल मानते हैं, देखने वाले मानते हैं, सब मानते हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने छोटों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी जो मेरी उम्र है, ये संदेश देने की नहीं है। मैं एक, इसलिए मैंने कहा कि अभी आप खुद युवा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो नहीं, लेकिन एक सुझाव जो मुझे लगता है कि आज के दौर में बड़ा ज़रूरी है कि विचारधारा के लठैती से बचें और विचारवान बने। यानी कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, सबको रंग और झंडे के कैटेगरी में बांध कर देखा जा रहा है। अच्छा से अच्छा काम, बुरा से बुरा काम। तो आज के युवा को इससे मुक्ति चाहिए। वो विचारधारा का लठैत ना बने, अपने डंडे में किसी विचारधारा का झंडा ना लगाए, बल्कि विचारवान बने। और विचारवान बनने के लिए ज़रूरी है पढ़ें, लिखें। यही हमारा आखिरी रास्ता है जिससे हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।